आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और टॉपिक है आपका भाषा अधिगम से आप क्या समझते हैं। ये बीएड के सेमेस्टर 1 का जो टॉपिक है कि भाषा अधिगम से आप क्या सकते हैं। एक टीचर बनने के लिए आपको इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि भाषा अधिगम क्या होता है और इसका क्या उद्देश्य है। इस पर किन किन बिंदु जानना ज़रूरी है एक शिक्षक होने के नाते। तो इसकी आवश्यकता को देखते हुए हमने आज का वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको क्या होगा कि बीएड के सेमेस्टर 1 के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 के भी जितने भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि भाषा अधिगम से आप क्या समझते हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो पर आपके एग्ज़ाम के असाइनमेंट्स वगैरह, इंटरनल के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ अपलोड करता हूँ। तो भाषा अधिगम से क्या समझते हैं, ये प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर इस प्रकार आपको लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ उसी तरह से, और आपको 100% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो इसमें क्या है कि भाषा अधिगम का अर्थ है भाषा को सीखना, अर्थात भाषा को बोलना, पढ़ना, व्यवहार में लाना। यानी कि भाषा अधिगम क्या है कि भाषा जो आप बोलते हैं उसको अधिगम यानी कि उसको लर्निंग, बोलना और पढ़ना और उसके अपने जीवन में अनुकरण में लाना, इसी को अधिगम कहा गया है। अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये यानी कि आप छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक आप भाषा को अनुग्रहित करते रहेंगे। भाषा के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। अधिगम को सीखने के लिए हमें नियम, ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम यानी कि ग्रामर की ज़रूरत होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। बिना ग्रामर के आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं सीख पाइएगा। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अत्यधिक सहायता होता है। रटकर किसी भाषा की याद रखना अधिगम नहीं होता है। यानी कि किसी को भी रट करके आप याद कर लीजिएगा तो वो अधिगम नहीं हुआ। आप कैसे जानिएगा कि ये हम सही बोल रहे हैं बोल के, सही पढ़ रहे हैं बोल के, सही तरह से लिख रहे हैं बोल के? ये तो आप नहीं जान सकते हैं जब तक आप उनका ग्रामर नहीं जानिएगा। इन्हीं बात को कहा गया। अब गेट्स के अनुसार, गेट्स एक प्रमुख व्यक्ति थे, उनके अनुसार कहा गया है अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। यानी कि आप जैसे जैसे अनुभव किसी चीज़ का होते हैं उसके द्वारा आपको अपने बिहेवियर में भी चेंजेस लाना है। और एक व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है पियाजे के अनुसार। पियाजे ने क्या किया, भाषा परिवेश के साथ अंत क्रिया द्वारा विकसित होती है। यानी कि जो भाषा है आप जिस परिवेश में रहते हैं उसके साथ आंतरिक रूप से विकसित होता है। अधिगम को प्रभाव करने वाले कारक, इन अधिगम को कौन कौन से चीज़ प्रभावित करता है। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दो बच्चा में लर्निंग कैपेसिटी, किसी भाषा को एक्सेप्ट करने में भी कि कौन कौन से खामियाजा, उनके कौन कौन से जो बच्चे में गुण होता है, उन भाषा को ग्रहण करने में कौन कौन से गुण उसमें सम्मिलित होते हैं। तो एक नंबर आता है बुद्धि, दूसरा नंबर में आता है स्वास्थ्य, तीसरा नंबर में आता है वातावरण, चौथा नंबर आता है परिपक्वता, पाँचवा नंबर में शारीरिक ना मानसिक स्वास्थ्य, छठा नंबर है वंशानुगत। इन सब में से अब एक एक बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे। बुद्धि किस तरीके से भाषा अधिगम में सहायता करता है। अब एक बात कीजिए कि एक बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान है, एक कमज़ोर है, तो ऑब्वियसली जो जिसका बुद्धि अच्छा है वो किसी भी चीज़ को अच्छे से अचीवमेंट कर पाएगा, जल्दी से अचीवमेंट कर पाएगा। यही बुद्धि में अंतर है। छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख मुख्य कारण बिंदु बुद्धि ही है। तेज बुद्धि वाला बालक मंद बुद्धि वाले बालक की अपेक्षा जल्दी सीख जाता है। यही दूसरा बिंदु पर आता है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा फिर भी उनको भाषा सीखने में मन नहीं लगेगा, वो भी एक दूसरा कारक है। समान स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी बीमार स्वास्थ्य वाले की अपेक्षा जल्दी सीख जाते हैं। यानी कि जिनका स्वास्थ्य अच्छा है वे जल्दी सीख जाएंगे। वातावरण के भी ऊपर आपको होता है। आप एक अच्छा भाषी जो शिक्षित व्यक्ति है उनके भी बीच में रहिएगा तो ऑब्वियसली आपका भाषा जो होगा उन लोगों से मुकाबले अच्छे होंगे जो किसी नीच व्यक्ति के समाज में रहते हैं।
ये भौतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों ही शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम विकास शांत वातावरण एवं मौसम के अनुकूल के बीच बालक जल्दी सीखने लगता है। परिपक्वता इनकी उनकी मैच्योरिटी, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे बालक की शारीरिक एवं मानसिक रूप में परिपक्वता होने लगती है। परिपक्वता उनके सर्वांगीण विकास में मैच्योरिटी डेवलप होना। अगला 5वां शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। समस्त व्यक्ति के ज्ञानेंद्रियों तथा उनकी बुद्धि ठोस तरह से कार्य करती है। अगला वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम, उनके माता पिता अगर अच्छे हैं, शिक्षित है, बुद्धिजीवी है, तो उनके बालक भी अच्छे बुद्धिजीवी शिष्टाचार बालक होंगे। यही कहा गया वंशानुक्रम। बालक के निहित उनके गुण एवं क्षमता वंशानुगत की ही देन होती है। अगला बिंदु पे आते हैं लेखन कौशल। उनके लिखने के कौशल क्या क्या है। भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीक के रूप में लिखित रूप से व्यक्त किया जाता है तो उन्हें लेखन या लिखित अध्यापन कौशल कहा जाता है। जब भी कोई आप भाषा को आप जो बोल रहे हैं उसका पेन और कॉपी लेके आप लिखिएगा जिस चिन्ह के माध्यम से, और वह लिखना को ही क्या बोलते हैं, लेखन कौशल। किस रूप से लिख रहे हैं। चारों भाषाओं कौशल में से लेखन कौशल संबंध सबसे कठिन है। जो लेखन कौशल है ये सबसे कठिन है। भाषा तो बोल लीजिएगा आप, लेकिन उच्चारण कर लीजिएगा, लेकिन लिखना बहुत ही कष्ट है, क्योंकि उसके लिए एक एक चिन्ह को जानना। पढ़ भी लीजिएगा, पढ़ भी आसानी से लिख लीजिएगा, लिखना बहुत मुश्किल होता है। लेखन कौशल के उसमें बहुत सारे खमियाजा आते हैं, जैसे बर्तनी, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, उन लिखावट का सजावट, छोटा बड़ा अक्षर का कैसे क्या लिखा जाता है, ये पॉइंट वाइज। एक नंबर आता है विचार को पूर्ण रूप से देना व सुरक्षित रखना। भाषा का पूर्ण ज्ञान के लिए लेखन के बिना पाठ्य पुस्तक का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला है सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण प्रदान करने के लिए लेखन कौशल शिक्षण के उद्देश्य। स्वस्थ और शुद्ध लेखन, विराम चिन्ह का प्रयोग, यानी कि लेखन कौशल शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य है। अपने विचारों एवं भाव को प्रकट करने का उद्देश्य, या व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने का सक्षम हो, यानी कि ग्रामर को भी समाहित करना। अगला 5वां बिंदु अनुलेख, सुलेख एवं श्रुतिलेख लिख सकते हैं। ये इन बिंदुओं को हम आगे चर्चा करेंगे। अनुलेख क्या होता है, सुलेख क्या होता है, श्रुतिलेख क्या होता है। नवीन शब्दावली का प्रयोग, या नया नया शब्द का उपयोग करना आना चाहिए। सही आकार में अक्षरों को लिख सके। मात्रा, हलंत इत्यादि का सही प्रयोग किया जाना चाहिए। लेखन सामग्री को सही से प्रयोग करना सीखना। शब्द एवं वर्ण के बीच पर्याप्त एवं समान दूरी कर, यानी कि ऐसा कला जिसमें आपको लिखावट सुंदर लगे, जिसमें बच्चे को आकर्षित हो, लोग आकर्षित हो, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट जगे। इस तरह से लिखन कौशल तभी आएगा जब उनको उन कला को सीखिएगा कि कैसे अक्षर को लिखा जाता है, उनको अक्षरों के बीच, वर्णों के बीच कितना फासला रखा जाता है, उन दो शब्दों के बीच कितना फासला रखा जाता है, उनका साइज क्या होना चाहिए, इन सब मैटर को जानकर। लेखन शिक्षण की विधि। लेखन शिक्षण की कौन कौन सी विधि हैं, ये निम्नलिखित है। रेखा अनुकरण विधि। इनकी जो कोई भी लिखावट है उस कोई अपने लिख दिया है क ख, उसके ऊपर आपको चौक या पेंसिल से उसके ऊपर दोहराना, इसी को रूपरेखा अनुकरण। जैसा रूप लिखा गया उसी के ऊपर आपको पेंसिल को घुमाना। इस विधि में शिक्षण श्यामपट या स्लेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु करते हुए शब्द लिख देते हैं और बच्चों से उन बिंदुओं पर लिखने को बोलता है जिससे शब्द या बन उभर आए। यह लेखन का प्रारंभिक चरण है, यह फर्स्ट स्टेज है। अगला दूसरा है स्वतंत्रता अनुकरण विधि। स्वतंत्रता रूप से अनुकरण विधि। आप एक लाइन लिख दीजिएगा, फिर बच्चों से कहिएगा कि आप इनको देखते हुए अगला 2-4 लाइन लिखिए। इन विधि में शिक्षण शब्द एवं वर्णों को कॉपी या स्लेट पर लिखा देते हैं और छात्रों को उन्हें देखकर स्वयं लिखने को कहता है। यही है। अगला आता है तीसरा नंबर माप्टेश्री विधि। माप्टेश्री ने लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रिय बिंदुओं, आँख, कान, हाथ की समुचित प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसमें गत्ते, लकड़ी या प्लास्टिक आदि के कटे अक्षरों पर बच्चे अंगुली फेंकते तथा बाद में उन्हें पेंसिल को उनके अक्षरों पर घुमाते एवं छात्र अक्षरों के स्वतंत्र परिचित हो जाते हैं। इसमें रुचि विधि, यानी कि अब उनके मस्तिष्क में उस अक्षर को समाहित कर देना जिससे आप बोलिएगा तो वो लिख सके। जैक्टट विधि। इसमें बालक स्वयं अपना सुधार करते हुए अपने शिक्षक छात्रों द्वारा पढ़े हुए वाक्यों को लिखकर
लिख कर देते हैं। छात्र अनुकरण करके एक दो शब्द को लिखते हुए पूरे वाक्य लिखते हैं और शिक्षक द्वारा लिखे वाक्यों को संशोधित करते हुए पूरा वाक्य लिखने के बाद शिक्षक मूल वाक्यों को बिना देख उन्हें लिखने को कहते हैं। यानी कि शिक्षक एक दो शब्द कहते जाएंगे और बच्चा को वे सब को लिखना है, फिर वे शिक्षक उनको सजाएंगे, बांटेंगे। लेखन के अभ्यास, यानी कि लिखने के लिए कौन कौन से अभ्यास करना चाहिए। लेखन के अभ्यास के 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। यानी कि लेखन के 3 श्रेणी में विभाजित किया। एक है सुलेख, दूसरा है अनुलेख और तीसरा है श्रुतलेख। सुलेख में क्या किया, अक्षर को अच्छी तरह से लिखना। जैसे गांधी जी ने क्या कहा, सुंदर लिखे के बिना शिक्षा अपूर्ण है। सुंदर लेख को ही सुलेख कहते हैं। स्पष्ट, पठनीय एवं आकर्षक लिखावट सुलेख का आधारशिला है। सुलेख शिक्षित व्यक्ति का आवश्यक लक्षण है। यह अच्छे नंबर दिलाने में तथा पढ़ने वाले को रुचि जगाने में सहायक होते हैं। दूसरा है अनुलेख। अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट को देखकर लिखना। अब आप टीचर्स अपना सैंपट में लिखते जा रहे हैं, उसको देखते देखते आप नोटबुक में नोट डाउन करते जा रहे हैं, इसी को कहा जाता है कि अनुलेख। अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट को देखकर लिखना। अनुलेख के लिए प्राय अभ्यास पुस्तकों में ऊपर की एक पंक्ति में कुछ वर्ण या शब्दों का वाक्य लिखे जाते हैं। हस्तलेख सुधार में अनुलेख के विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होता है। छोटी कक्षा में इसके विशेष महत्व है। यानी कि अपने सुलेख यानी कि अच्छे लिखावट बनाने के लिए ये अनुलेख करना बहुत ही जरूरी है। बिना अनुलेख के आप सुलेख कभी नहीं कर सकते हैं। अगला तीसरा बिंदु है श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या आता है, श्रुत यानी कि सुनकर लिखना। अगर शिक्षक जो बोलते जाएंगे उसको आपको कॉपी में लिखते जाना है, इसी को है श्रुतलेख। सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुतलेख कहते हैं। इसमें शिक्षक बोलता है एवं छात्र उन्हें लिखते हैं। इसमें शुद्ध लेख, स्पष्ट लेख तथा गति पर ध्यान दिया जाता है। शीघ्रता, सुंदरता एवं शुद्धता के साथ लिखा हुआ लेख ही वास्तव में श्रुतलेख है। इसमें वर्तनी का मूल्यांकन हो जाता है। लेखन कौशल की विकसित करने का तकनीक, यानी कि लेखन कौशल, इसको राइटिंग कैपेसिटी, इसको इंक्रीज डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से टेक्निक अपनानी चाहिए। प्रारंभिक स्थिति में छात्रों को सीधी, आड़ी, तिरछी और गोलाकार रेखाएं सीखने के अभ्यास कराना चाहिए। पहले आड़ी, तिरछी, गोलाकार ये सब को सिखाना चाहिए। फिर छात्रों से पहले मात्रा रहित शब्द यानी कि जिन शब्दों में मात्रा नहीं आता है, आकार, रसिकार, दीर्घिकार, इन सब को आपको बोलते हुए उनको लिखवाना चाहिए एवं सुलेख का आभास करवाना। फिर उनको सुलेख का आभास करवाना कि ये भद्दा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इसको इस तरह से लिखिए, छोटा साइज कीजिए, इस तरीके से श्रुतलेख का अभ्यास कराकर। फिर उसके बाद श्रुतलेख आता है, चौथा स्टेप। 5वां नंबर, शिक्षक छात्र में वर्तनी सुधार के लिए भी कुछ अभ्यास करा सकते हैं। उनके स्पेलिंग सुधार के लिए भी अलग से आप करवा सकते हैं कुछ। इस तरीके से आपका ये जो भाषा अधिगम है ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको एग्ज़ाम में ये जो मेरा नोट्स है ये बहुत ही सहायक होंगे। तो इस तरीके से आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए आगे, ताकि बीएड के सभी टॉपिक वाइज आपको नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो धन्यवाद।